हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे राजा साहब मूवी को, जो इस समय पॉपुलर हो रही है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वार्ड बॉय को देखते हैं जो किसी की अस्थियां लेकर जा रहा था। तभी उस आदमी की जेब से 500 का नोट गिरकर आगे जाने लगता है। यह देख वार्ड बॉय उस 500 के नोट को पकड़ने के लिए भागता है। तभी वह 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में पहुंच जाता है और जैसे ही वो आदमी हवेली में आता है, एकदम से उसके हाथ में जो अस्थियां थी वो अपना असली रूप दिखाती हैं और उस हवेली में वार्ड बॉय कैद हो जाता है। जिसके बाद हम राजू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी गंगा देवी के साथ गांव में रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गंगा देवी को फर्स्ट स्टेज अल्जाइमर है, इसलिए वो चीजें भूल जाती हैं। हालांकि उनके पति कनक राजू, जो कि राजू के दादा हैं, उन्हें आज तक गंगा देवी नहीं भूली, जिससे राजू भी हैरान है कि दादी को बस दादाजी कैसे याद हैं। खैर, वहीं हम राजू की एक दोस्त अनीता को देखते हैं जो अक्सर राजू के साथ ही रहती है, पर राजू के मन में अनीता के लिए कुछ भी नहीं है। कई बार तो अनीता राजू की हर तरह से मदद कर चुकी है, पर राजू आज तक नहीं समझ पाया कि अनीता उसे चाहती है। फिर आज दादी राजू को बताती हैं कि वे राजा महाराजा की फैमिली से थे, लेकिन राजू यह कहानियाँ 1000 बार सुन चुका है। इसी वजह से अब तो उसे यह कहानियाँ झूठी लगती हैं। इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि राजू के मम्मी पापा बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से राजू ही दादी का सहारा बना। पर दादी को अल्जाइमर है, इसलिए वो अक्सर अपने पति को याद करके बेहोश हो जाती हैं और जब उठती हैं तो राजू से एक ही बात कहती हैं कि अपने दादाजी से मुझे मिला दे। इस तरह से राजू भी परेशान हो जाता है और अब उसे अपने दादाजी को ढूंढना ही था। फिर एक दिन राजू का दोस्त शहर से वापस आता है तो उसने एक फोटो खींची थी। उस फोटो में कनक राजू थे। यह देख तो राजू के होश उड़ जाते हैं और अब राजू ने तो डिसाइड कर लिया है कि वह अब दादा को लेकर आएगा। फिर राजू अपने मामा वेंकी को कॉल करता है जो वहाँ कांस्टेबल हैं। वो उनसे कहता है कि दादा को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। तब वेंकी कहते हैं कि सीआई सर इस काम में मदद कर देंगे, लेकिन उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। जिस पर राजू सोच में पड़ जाता है कि अब ये पैसे कहाँ से लाऊं। तभी उसे अनीता याद आती है क्योंकि उसके पापा अमीर थे। तो वह तुरंत अनीता के पास जाता है और उसे यह सारी बातें बताता है। तब अनीता पहले तो मना करती है, पर फिर वो मान जाती है। जिसके बाद राजू वो 5 लाख लेकर कनक राजू को ढूंढने निकल जाता है। फिर जब राजू हैदराबाद आता है तो वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को देखते ही राजू उसके प्यार में पड़ गया था। उस लड़की का नाम बैसी है और बैसी चर्च में जा रही थी। यह देख राजू भी उसका पीछा करते करते चर्च में पहुँच जाता है। अब यहाँ सब लोग प्रे कर रहे थे तो राजू को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक बच्ची राजू के पास आती है और उसे प्रे करना सिखाती है। फिर वो बच्ची अपनी दवाई लेने चल देती है। तब राजू को पता चलता है कि इस बच्ची के दिल में छेद है, इसलिए इसके ऑपरेशन के लिए यहाँ फंड रेज करना है। उसी के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। तब राजू का दिल पिघल जाता है और वो जो 5 लाख मौजूद थे उसमें से 3 लाख यहीं पर डोनेट कर देता है ताकि उस छोटी सी बच्ची का इलाज हो सके। फिर जब बैसी को मालूम चला कि राजू ने यह सब किया है तो कहीं न कहीं बैसी को भी राजू पसंद आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैसी जल्द ही नन बनने वाली है और नन बनने के बाद कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन राजू इस बात से अनजान है और उसे बैसी से शादी करनी है। खैर, अब अगले दिन राजू के पास बैसी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे दादाजी के ऊपर केस करने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे लूटे हैं। यह सुनकर तो राजू को कुछ समझ ही नहीं आता कि बैसी बोलना क्या चाहती है। तब वो कहती है कि हमने उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और जब मैं उन्हें बैंक में
में जमा करने के लिए जा रही थी, तब हमें तुम्हारे दादाजी दिखाई पड़े और उन्होंने हमसे पैसे लिए और कहा कि मैं इन्हें जमा कर दूंगा। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कनक राजू ने सच में बेसी को अपनी पावर से बहका दिया था और फिर वो पैसे लेकर भाग गया। यह सुनकर राजू हैरान था और वहीं हम देखते हैं कि यह सारी बातें गंगा राजू नाम का एक आदमी सुन रहा था। जिसके बाद राजू यह सारी बात अपनी दादी को कॉल करके बताता है, तो उसकी दादी साफ मना कर देती हैं कि तेरे दादा ऐसा नहीं कर सकते, वह बहुत ही नेक आदमी हैं। वह अपनी हवेली लुटवा सकते हैं लेकिन किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकते। बल्कि वो तो बताती हैं कि तेरे दादा तो गंगा राजू नाम के सेनापति के पीछे भागे थे जिसने संदूक चोरी की थी। उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। तब राजू को भी लगता है कि दादी सही कह रही होंगी। यहाँ राजू के साथ एक और दिक्कत हो जाती है कि उसे सीआई को 5 लाख देने थे पर उसने 2 लाख ही दिए हैं, तो सीआई भी अब पूरे पैसे मांग रहा था। इससे वेंकी मामा और राजू दोनों परेशान थे कि अब पैसा कहाँ से लाएं। तभी राजू के सामने भैरवी नाम की लड़की आती है जो कि एक बहुत बड़ा सूटकेस राजू के सामने रख देती है। उस सूटकेस में 1 करोड़ रुपए थे। यहाँ भैरवी बताती है कि जो तुम्हारे दादाजी थे ना, उन्होंने मेरे नाना की मदद की थी, जिस बदले में मैं तुम्हें यह पैसा दे रही हूँ। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है कि यह पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती बल्कि तुम्हारे दादाजी को ही दूंगी, इसलिए उनका मिलना बहुत जरूरी है। मेरे नाना जी ने कहा था कि यह सारा पैसा वह तुम्हारे दादाजी के हाथ में ही देकर आए। तभी कुछ गुंडे इस 1 करोड़ से भरे सूटकेस को यहाँ से लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे राजू भी पड़ गया था जो उन लोगों को बुरी तरह पीटकर वो बैग ले लेता है। यहाँ भैरवी को भी राजू का स्टाइल पसंद आ गया था और जैसे ही भैरवी राजू के करीब आती है तभी वहाँ से जाते समय बेसी यह सब देख लेती है और उसे लगता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो तो किसी और का है, इसलिए वो गुस्से में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये भैरवी गंगा राजू से मिली हुई है। दरअसल गंगा राजू भैरवी के नाना है और गंगा राजू ने ही भैरवी से कहा है कि वो राजू के आसपास रहे और उस पर नजर रखे, किसी तरह से भी उन्हें कनक राजू को ढूंढना है। अब अगले दिन राजू के पास गांव से कॉल आता है और उसे अनीता बताती है कि उसकी दादी दादाजी को ढूंढने के लिए हैदराबाद जा चुकी हैं, जहां पर राजू पहले से ही मौजूद है। यह सुनकर राजू हैरान था क्योंकि वो खो सकती हैं। फिर राजू उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी दादी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि राजू की दादी ने कुछ सोने की ज्वेलरीज पहनी हुई थी। लेकिन भैरवी तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और वो उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर दादी को बचा लेती है। तब राजू भी आ गया था जो भैरवी को देखता रह जाता है। फिर राजू अपनी दादी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कहती हैं कि तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। तो राजू कहता है कि वे आसपास हैं तो वह उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। फिर अगले ही दिन राजू की नजर गंगा राजू पर जाती है और उसे याद आता है कि इसी के कारण दादाजी हवेली से गए थे, इसलिए वो उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर भैरवी आती है और राजू को बताती है कि यह मेरे नाना है और इन्हें सब कुछ पता है। जो तुम सोच रहे हो वह बहुत ही गलत सोच रहे हो। फिर यहाँ गंगा राजू असली कहानी बताता है कि तुम्हारी दादी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो देवनगर की महारानी थी। यहाँ सभी लोग इन्हें गंगा देवी नाम से पुकारते थे। गंगा देवी पूरे साम्राज्य को चलाती थी। एक दिन गंगा देवी जब सभी को खाना खिला रही थी तभी यहाँ पर एक भिखारी आया जो कि कनक राजू था। कनक राजू ने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर बहुत सारे सैनिकों ने कनक राजू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन यह सारी चीजें कनक राजू को पसंद नहीं आई। तब
कनक राजू ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो गंगा देवी को अब हासिल करके ही रहेगा ताकि सारी जायदाद उसकी हो जाए। फिर वह एक बैरागी नाम के शैतान के पास गया जिसे मायावी शक्तियों के बारे में ज्ञान था। तब बैरागी ने कनक राजू से बलि मांगी तो उसने अपना हाथ ही काट दिया। यह देख बैरागी ने कनक राजू का हाथ ठीक किया और उसे अपनी शरण में लिया। फिर उसने उसे वो सारी मायावी शक्तियाँ सिखाई जिससे कि कनक राजू किसी को भी अपने वश में कर सकता था। फिर सब सीखने के बाद कनक राजू सीधा गंगा देवी के महल पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें हिप्नोटाइज किया और पूरी तरह से बस में कर लिया। जिसके बाद कनक राजू ने गंगा देवी से शादी कर ली और जब कनक राजू को सारे हीरे सोने के गहनों के बारे में पता चला तो वह सारे गहनों को यहाँ से चुराकर भाग निकलता है और ये सारा इल्जाम गंगा राजू पर डाल दिया। इसी के बाद से गंगा देवी को देश से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कनक राजू से शादी की थी, जिस वजह से अब वह एक साधारण जिंदगी जीने लगी थी। फिर गंगा राजू अब राजू को बताते हैं कि हमें कनक राजू के बारे में मालूम चला है जो कि एक हवेली में रहता है, लेकिन उस हवेली में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। वहाँ कदम कदम पर खतरा है। लेकिन राजू कहता है कि उन्होंने दादी के साथ बहुत ही गलत किया है, इसी वजह से वो अब दादाजी से बदला लेना चाहता है। जिसके बाद वो अगले ही पल उस हवेली में आ जाते हैं जहाँ काफी सारे हीरे जवाहरात पड़े थे। अब जब वह उन्हें छूने ही वाला था कि तभी यहाँ पर वह वार्ड बॉय आ जाता है जो कि बहुत दिनों से यहीं पर बंद था। वार्ड बॉय बताता है कि इस कमरे के कोई भी पैसे या फिर गहने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस इंसान को तुम यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रहे हो वो इंसान दरअसल में मारा जा चुका है। तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आया था और उसने ही उनका अंतिम संस्कार किया था और उनकी अस्थियों को लेकर वह यहाँ से जा रहा था, लेकिन एक 500 का नोट यहाँ उड़कर आ गया था और उनकी अस्थियां भी यहीं पर आ चुकी थी। पर तब से ही मैं यहीं पर कैद था। तभी यहाँ पर कनक राजू की आवाज सामने आती है जो कि कहता है कि इन पैसों में मेरी रूह बसी है। मैं मर तो गया हूँ लेकिन इन पैसों में मैं आज भी जिंदा हूँ। अगर इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद राजू और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर अब वो यहाँ कैद हो गए थे। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही रहने लगते हैं और राजू भैरवी के करीब भी आ गया था। फिर जब ये लोग दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि हवेली के अंदर अब बैसी भी आ जाती है। बैसी को देखकर यहाँ राजू खुश हो जाता है पर राजू तो भैरवी के साथ था इसलिए वो बैसी के ज्यादा क्लोज नहीं जाता। तब यहाँ राजू बैसी से कहता है कि तुम क्यों आई, तो वो कहती है तुम्हारे दादा को सबक सिखाने के लिए। पर राजू कहता है कि यहाँ सारे घोस्ट तो हमें मार ही डालेंगे। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सेल्वी को बुलाया जाता है जो ऐसे केस पहले भी सॉल्व कर चुका है। फिर जब वो यहाँ आता है तो वह पहला कदम रखते ही समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं जो कि तुम्हें जीने नहीं देंगी। फिर सब देखने के बाद सेल्वी बताता है कि आखिरकार यहाँ का घोस्ट कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। असल में वो लोगों को हिप्नोटाइज करेगा और हेलुसिनेट करके एक ऐसी दुनिया में पहुँचा देगा जो कि उसने खुद क्रिएट की है। इससे लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें अपने आत्मबल को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें योग साधना से अपनी एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। जिसके बाद सेल्वी राजू को वह सारी चीजें सिखाने लगते हैं, लेकिन राजू के सामने बार बार वो सारी चीजें आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि धीरे धीरे राजू कामयाब हो रहा था, लेकिन उसके विचार में बार बार कनक राजू के वो इमेजिनरी वर्ड आ रहा था जिससे कि राजू नहीं लड़ पा रहा था। इसके बाद कनक राजू सामने आ जाता है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि अगर सेल्वी राजू को इसी तरह से सिखाने लगा तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए कनक राजू अब सेल्वी के सामने
में आता है और उसके दिमाग को काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन सेल्वी भी कोई आम आदमी नहीं है। यहाँ उनके बीच में दिमागी युद्ध होता है जो कि इमेजिनरी वर्ल्ड में चल रहा था। लेकिन आखिर में कनक राजू सेल्वी को हराकर उसे जान से मार डालता है, जिससे सब हैरान थे। फिर हम देखते हैं कि गंगा राजू के पास यहाँ राजू का कॉल आता है और वह उससे कहते हैं कि कनक राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप दादी को लेकर तुरंत ही हवेली आ जाओ। तो गंगा राजू ऐसा ही करता है। वह तुरंत ही दादी के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि कनक राजू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, इसलिए वह एक आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद दादी बेहोश हो जाती हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। तब गंगा राजू यह सारी बातें राजू को बताते हैं कि दादी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और वे हॉस्पिटल में हैं। लेकिन यहाँ राजू बताता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप दादी को लेकर यहाँ पर आओ। शायद यह सारा प्लान कनक राजू ने रचा है। वही दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इसलिए उनकी हालत खराब थी। खैर, अब राजू को किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाना था। वह गुस्से में अपनी कार निकालता है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन मालूम चलता है कि राजू तो इस हवेली को छोड़कर गया ही नहीं। वो तो बस कनक राजू की इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहा था। यही सारी बातें कनक राजू उससे कह रहा था। यह सुनकर अब राजू को गुस्सा आ जाता है और राजू को याद आता है कि कनक राजू की पूरी रूह उसके पैसों में बसी है, इसलिए वह तुरंत ही उस कमरे में जाता है और उसके सारे पैसे और गहनों में आग लगाने लगता है। लेकिन कनक राजू बताता है कि दरअसल में जिसे तुम आग लगा रहे हो वह मेरा पैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी दादी है। कनक राजू बताता है कि जब तुम महल को छोड़कर हॉस्पिटल गए थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम शायद मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी गलती थी। तुम सचमुच ही हॉस्पिटल गए थे और सचमुच ही तुम यहाँ अपनी दादी को ही आग लगा रहे थे। यह देखकर राजू पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपनी दादी के पैरों में आग लगा दी थी, हालांकि वो अभी भी जिंदा थी। अब राजू का पारा काफी चढ़ गया था और उसे इस कनक राजू को हराना था। तब वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दादी गंगा देवी को याद करता है। तब गंगा देवी यहाँ राजू को हौसला देती हैं और कहती हैं कि वह देवी का अंश है, वह इस तरह से हार नहीं मान सकता। यह सुनने के बाद तो राजू के अंदर एक अलग ताकत आ जाती है और अब वह यहाँ कनक राजू से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन कनक राजू अभी भी बहुत शक्तिशाली था। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वह सारे हथकंडे अपना लेता है। लेकिन अब राजू के पास भी उन लड़ाई के पैतरे थे जिससे वो आसानी से लड़ रहा था। अब जब कनक राजू को ऐसा लगने लगा कि वह हारने वाला है, तब वह अपने भगवान शैतान बैरागी को यहाँ पर बुलाकर लाता है और कहता है कि मुझे अपने अंश में मिला लो ताकि मैं इसे हरा सकूं। तब बैरागी और कनक राजू दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव बाहर आता है जो कि अब राजू को बहुत ही आसानी से मार सकता था। यह देख राजू को ऐसा लग रहा है कि अब वह इस जंग को आराम से हार जाएगा। लेकिन तभी फिर से वह आँखों को बंद करता है और गंगा देवी कहती है कि वह एक देवी का अंश है, उसे बस एक ही चीज करनी है और वह है पंचभूत शक्तियों के बारे में वह सोचे। फिर जब राजू इन शक्तियों के बारे में सोचता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है और अब वह इस दानव को आसानी से मार डालता है। यानी राजू ने बैरागी और कनक राजू दोनों को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजू कनक राजू का अंतिम संस्कार कर देता है और अब तो दादी भी कनक राजू को भूल चुकी थी। इससे राजू को तसल्ली मिलती है कि दादी बार बार बेहोश नहीं होंगी दादा के बारे में सोचकर। फिर हम एक और राजू की तरह दिखने वाले जोकर को देखते हैं जो पार्ट 2 अनाउंस कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।